बेसिक से समझते हैं चीजों को पहले, फिर जानेंगे कि एक्चुअल में आपने क्या क्या चीजें फेस करी। वॉर का एक्चुअल रीजन क्या था, शुरुआत कहाँ से हुई वॉर की? शुरुआत से बताता हूँ। दिन था 28 फरवरी। ओके। हम लोग डेजर्ट सफारी कर रहे थे। यूएस बेस जो इनका अल उदेद यूएस का जो बेस है जी। कतर में, उससे मात्र मैं समझता हूँ 5-7 किलोमीटर की दूरी पे हम लोग थे। मेरे को ये बताइए कि क्या वो एग्जैक्ट मोमेंट था जिसमें आपने सबसे ज्यादा डिफिकल्टीज फेस करी हो, क्योंकि देखिए कोई ना कोई मोमेंट तो रहा होगा ऐसा कि जहां पर आपको लगा हो कि दैट अब सब कुछ खत्म हो जाएगा मेरी लाइफ में, अब मैं आगे नहीं जा सकता। लगा कभी आपको? हम लोगों को देखिए मिसाइल अटैक जब थे हम लोगों ने तो वी एक्चुअली लॉस द होप। तो सेकंड ये था कि जिस टाइम हम लोगों ने फैसला ये किया कि विल हैव टू लीव दिस कंट्री। तो अभी आप जब उस डिप्लोमेटिक इवेंट में गए थे, वहां पर मेरे को आप बताइए कितनी कंट्रीज की इन्वॉल्वमेंट थी, क्योंकि सिर्फ आप वहां पर मौजूद नहीं। देखिए वो इवेंट किसी कारणवश हो नहीं पाया क्योंकि वो इवेंट होना था 28 फरवरी को। ओके। और ये सारा मंजर हो गया 28 फरवरी की मॉर्निंग में। शुरुआत किसने करी है, आपका क्या टेक है इस पे? देखिए किसी सुप्रीम लीडर को नहीं मारना चाहिए, किसी भी कंट्री का हो। कमीने की बात कर रहे हैं जो। हाँ, किसी को नहीं मारना चाहिए आपको। मेरे को एक चीज बताइए आप, पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आप यूएस की साइड है, ईरान की साइड है, किसकी साइड? सर मैं इंसानियत के साथ हूँ, ना मैं यूएस के साथ हूँ ना मैं ईरान के साथ हूँ, मैं हिंदुस्तान का साथ। इट इज ऑल अबाउट द बिजनेस फॉर अमेरिका। अमेरिका इज मेकिंग मनी फ्रॉम दिस वॉर। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया मीडिया का क्या रोल रहा है इस केस में? क्या वो सच्चाई उन्होंने दिखाई है जो आपने एक्चुअल फेस करी है? मुझे नहीं लगता। सब कॉपी पेस्ट। इंडिया का जो मीडिया है 6 से 8 घंटे बाद वो लाइव करता था कि यूएई में ये हो गया, कतर में ये हो गया। अल जजीरा, दोहा न्यूज़ या जितने भी इस तरीके के चैनल है या बीबीसी, एक न्यूज़ आती थी वहाँ पे, वो एज इट इज कट कॉपी पेस्ट अलॉन्ग विद द फोटोग्राफ्स। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। तो देखिए आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। द रीजन इज क्योंकि आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो एक ऐसा टॉपिक है कि एवरी कंट्री इज टॉकिंग अबाउट दैट। एंड हम जानेंगे कि कैसे ये जो वॉर का माहौल क्रिएट हुआ, किन किन कंट्रीज की इन्वॉल्वमेंट थी, क्या वो एक्चुअल रीजन था, कैसे इवैक्यूएशन प्रोसेस किया गया, कैसे कंट्रीज ने अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाई और इवैक्यूएट करा उन सिटीजन्स को जो वहां पर फंसे हुए थे। जो गेस्ट हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद है उनका नाम है अंकित जैन, हु इज अ ऑनररी ट्रेड कमिश्नर ऑफ इंडिया ईयू ट्रेड पॉलिसी। आज हम उनसे जानेंगे कि कैसे उनकी इन्वॉल्वमेंट रही है पर्टिकुलरली इन दोहा, जो एक एक्चुअल स्पॉट थी। जानेंगे वहां की ग्राउंड रियलिटी और कैसे वो इन सब चीजों में उनकी इन्वॉल्वमेंट दिखती है और कैसे वो उस जगह से वापस निकलते हैं। क्या वो मंजर था, क्या वो दौर था, जानेंगे इस पॉडकास्ट में। सो स्टार्ट करते हैं इस पॉडकास्ट को बिना किसी देरी के। हेलो अंकित सर, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? ग्रेट सर, मैं जानना चाहूंगा कि अभी जो बात हो रही है दोहा में, जो सिचुएशन है इस टाइम करंटली, अभी भी वॉर जोन का माहौल बना हुआ है। कोई कंट्री शांत नहीं हो रही, हर कंट्री कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से इन्वॉल्वमेंट दिखा रही है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, बेसिक से समझते हैं चीजों को पहले, फिर जानेंगे कि एक्चुअल में आपने क्या क्या चीजें फेस करी। वॉर का एक्चुअल रीजन क्या था, शुरुआत कहां से हुई है वॉर की? शुरुआत से बताता हूँ। दिन था 28 फरवरी। ओके। हम लोग डेजर्ट सफारी कर रहे थे। यूएस बेस जो इनका अल उदेद यूएस का जो बेस है जी। कतर में, उससे मात्र मैं समझता हूँ 5-7 किलोमीटर की दूरी पे हम लोग थे। तो डेजर्ट सफारी जो अपनी साउंड, ये जो सैंड बैशिंग जो होती है, वो लोग हम कर रहे थे। अचानक से मोबाइल्स जो है बहुत तेज वाइब्रेट करने लगे। पहले तो ऐसे लगा कि कोई स्पैम होगा, ओके। लेकिन वो दोबारा जब वाइब्रेट करे तो ड्राइवर कहता है हमारे को, वी हैव टू रश फ्रॉम एयर। जैसे ही उसने बोला जी, राइट हैंड साइड पे हम लोगों ने देखा पूरा का पूरा स्मोक ही स्मोक। शायद कोई मिसाइल गिरी होगी। हम लोगों को कुछ इतनी देर में समझ ही नहीं आया। 2-3 बार मोबाइल एकदम से वाइब्रेट जब ध्यान से बढ़ा तो वो मैसेज था नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, उसका अलार्म का मैसेज था। बड़े ध्यान से बढ़ा तो वो 2 लैंग्वेज में होता है। एक इनकी जो कतर की जो लैंग्वेज होती है वो हम लोग नहीं समझते, और दूसरी इंग्लिश लैंग्वेज में। तो उसके अंदर ये था कि यू हैव टू बी वेरी मच कॉशियस एंड स्टे इंडोर्स, देयर इज अ थ्रेट। और ये मेरे लिए एक फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था कि मैं किस सिचुएशन में आ गया। तो सीधा का सीधा हम लोग गए, क्योंकि जब भी डेजर्ट सफारी करते हैं तो टायर्स डिफ्लेट हो जाते हैं। हम लोग बहुत स्पीड से गए। हमने कहा टायर्स को इन्फ्लेट, उसको रिक्वेस्ट करी किसी तरीके से इसको इन्फ्लेट करे। और वो हमारे होटल से जिस बेस के पास हम लोग थे, दैट इज अराउंड 70-80
किलोमीटर्स, ओके, ये शायद उससे ज्यादा होगा, ठीक है, 180 की स्पीड पे वो शायद लेके गया होगा। और राइट हैंड साइड पे, मैं आपको वीडियो भी शेयर करूंगा, आप अपने दर्शकों को, व्यूअर्स को एक चीज दिखा सकते हैं। राइट हैंड साइड पे तो इंटरसेप्शन दिखाई दे रही है मिसाइल्स की। मेरे लिए बड़ा एक फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, इतनी लाउड नॉइज इंटरसेप्शन की। पहले तो लगा पता नहीं क्या है, कोई बादल फट गया क्या। तो आप जैसे उस एरिया में जब मौजूद थे, यू आर विद योर फैमिली और किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल ट्रिप पे गए थे, क्या रीजन? हम लोग बेसिकली एक डिप्लोमेटिक इवेंट के लिए कतर Okay. गए थे। दैट वाज सपोज्ड टू बी हेल्ड ऑन 28th। वो दोहा डिप्लोमेटिक क्लब में होना था। ओके, बाय चांस या कुछ भी कह लीजिए, जैसे भगवान की मंजूरी थी, दैट हैज बीन कॉल्ड ऑफ बिकॉज ऑफ ऑल दिस। क्योंकि ये 28 तारीख का मैं आपको किस्सा बता रहा हूँ, और 28 तारीख की इवनिंग को ये इवेंट हम लोगों का होना था, जिसके अंदर जी। करीबन 60 से 70 एम्बेसडर्स मौजूद रहने थे। सो उस टाइम क्या ग्राउंड सिचुएशन थी? आपने लोगों को भी देखा होगा, हपड़ा तबड़ी मच गई होगी, बिल्कुल क्या हपड़ा माहौल तपड़ी था? मच गई थी। जो भी लोग बेस के आसपास थे, जो जी। भी लोग डेजर्ट सफारी कर रहे थे, ये सैंड के आसपास थे, वो लोग सब लोग या तो उन लोगों ने इंडोर्स जो भी शॉप्स वगैरह बनी हुई थी वहां पे पनाह ले ली, या जो लोग जा सकते थे वो लोग चले गए। तो हम लोगों के पास दो ऑप्शन थी कि वहां पे रुके ओके, या यहाँ से निकल। लेकिन वो सिचुएशन इतनी टेंस हो चुकी थी कि हम लोगों ने डिसाइड ये किया 5-10 मिनट के बाद कि यहाँ से चलना चाहिए। 5-7 मिनट लगे टायर्स को इन्फ्लेट करने। जब भी आप डेजर्ट सफारी करते हैं या ये जो सैंड बैशिंग जब भी करते हैं, तो टायर्स डिफ्लेट कर दिए जाते हैं। राइट राइट राइट। तो 5-7 मिनट लगे उसको, क्योंकि वहां पे क्यों लग गई थी, जिन लोगों को रश करना था। और साइमल्टेनियस मैसेजेस पे मैसेजेस, वो इतनी स्ट्रांग उसका अलार्म था। मेरा फोन तो वाइब्रेशन पे रहता है, और बहुत हल्की सी वाइब्रेशन के ऊपर मैं फोन रखता हूँ, क्योंकि बोला जाता है कि भाई वाइब्रेशन थोड़ी सी खतरनाक है, तो मैं यूजुअली आई अवॉइड। ओके, और वो उनका क्या सिस्टम उन लोगों का बना रखा है कंट्री का। तो अभी आप जब उस डिप्लोमेटिक इवेंट में गए थे, वहां पर मेरे को आप बताइए कितनी कंट्रीज की इन्वॉल्वमेंट थी, क्योंकि सिर्फ आप वहां पर मौजूद नहीं देखिए, थे। वो इवेंट किसी कारणवश हो नहीं पाया, क्योंकि वो इवेंट होना था 28 फरवरी को, ओके, और ये सारा मंजर हो गया 28 फरवरी की मॉर्निंग में। ये करीबन 11 साढ़े 11 बजे की बात है, जिस टाइम हम लोगों ने देखा मिसाइल को हिट करते और एकदम से स्मोक निकलती हुई। और मैं समझता हूँ इंडियन मीडिया को तो शायद शाम तक इस चीज़ों का पता लगा। होटल गए तो होटल जाने के बाद ये पता लगा कि आप बेसिकली अपने रूम्स में रहिए, आप लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। देयर इज अ नेशनल। देखिए, 2-3 घंटे तक तो एक्चुअली ये नहीं पता लग पा रहा था कि हो क्या रहा है। राइट, सब लोग गूगल कर रहे थे कि व्हाट इज गोइंग ऑन। एग्जैक्टली, समझना थोड़ा सा हाँ। मुश्किल हो गया था उस पल। तो और मैं एक वीडियो भी साथ में भी आप डाल सकते हैं। जी। जिस टाइम हम यूएस बेस से अपने होटल की तरफ जा रहे थे, तो ड्राइवर कहता है कि प्लीज डोंट वरी, ट्रम्प विल नॉट गोइंग टू अटैक हियर, क्योंकि ये उसी का बेस है। तो हमने पूछा अटैक किया किसने है? कहते ईरान ने अटैक किया है। माय गॉड। और ये जियोपॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस ऑलरेडी कुछ टाइम से चल रही थी। और ये अटैक बेसिकली उस टाइम यूएस मिलिट्री बेस पर हुआ था। राइट। देखिए, गल्फ के अंदर कतर में यूएस का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है। यूएस ने क्या कर रखा है, आप देखेंगे कि अभी इस दौरान गल्फ कंट्रीज आर सफरिंग। राइट, यूएस सफर नहीं कर रहा। कोई भी मिसाइल अटैक यूएस में नहीं हुआ बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस। यूएस ने इन कंट्रीज को चुना कि आप हमारे बेस बनाइए। जी, मुझे किसी भी नियर बाय कंट्री पे अटैक करना होगा तो मैं इस बेस का इस्तेमाल करूंगा। अब ईरान की क्या पॉलिसी है, वो कहता है कि अटैक मेरे पे हो रहा है, चाहे वो कतर के बेस से हो रहा है, चाहे वो बहरीन के बेस से हो रहा है, चाहे वो कुवैत के बेस से हो रहा है, चाहे वो यूएई के बेस से हो रहा है। वो बेस इन गवर्नमेंट का नहीं है, वो बेस सब अमेरिकन का बेस है। और बेस का मैं आपको बताता हूँ, जो अल उदैद बेस है, ये शायद 300 एकड़ में फैला हुआ है। बहुत 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 ज्यादा बहुत distance वास्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर Exactly. है, बहुत वास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। बड़े बड़े ऑयल टैंक्स हैं यहाँ पे, और 10,000 सैनिक, 10,000 सोल्जर्स ऑफ द यूएस आर्मी वाज वेरी मच प्रेजेंट ओवर देयर। And उनके लिए भी बहुत बड़ा लॉस था ये, और काफी हो सकता है कि यूएस के देखिए, जो अब जो भी मिसाइल इंटरसेप्शन हम देखते हैं, जी, ये इन देशों के पास, गल्फ के पास खुद का सेल्फ डिफेंस सिस्टम नहीं है। अमेरिका ने यहाँ पे बेस बनाए, और सेल्फ डिफेंस सिस्टम जो भी आपका ये जिसको हम डिफेंस सिस्टम कहते हैं, या इंटरसेप्शन टेक्नोलॉजीज जो जी। कहते हैं, ये वो सब यूएस ने ही इंस्टॉल करी है। गॉट इट। जब ये अटैक हुआ तब आपके माइंड में नहीं आया कि दैट आई हैव टू लीव दिस पर्टिकुलर कंट्री, यार यहाँ से निकलना चाहिए? देखिए, एयर स्पेस बंद हो चुका था शाम तक। जब तक हम लोगों को कुछ समझ पाते, हम लोग होटल में गए, हम लोग रिसेप्शन पे बैठे हैं सब लोग, कि बेसिकली तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, तो हो क्या रहा है।
राइट, ठीक है। जो रिसेप्शन पे बैठे हैं तो वो कहते हैं कि एयर स्पेस हैज बीन क्लोज टिल फर्दर इंटीमेशन और द इंस्ट्रक्शन। वो कहते हैं एयर स्पेस कब खुलेगा, कहते हैं कल 9 बजे विल गेट टू नो दैट व्हेन द एयर स्पेस विल एक्सपेक्टेड। बेसिकली ये लोग ना हर रोज 9 बजे का टाइम दे देते थे कि 9 बजे विल गोइंग टू अनाउंस व्हेन द एयर स्पेस विल गोइंग टू ओपन, खुलेगा या और नहीं वो अभी तक खुलेगा। भी नहीं खुला है। तो इस केस में जो और डिप्लोमेट्स है, आपने उनकी हेल्प ली, उनसे पूछा कि यार व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप, क्या मुझे करना चाहिए? देखिए बहुत से लोग ऐसे थे जिनके के लिए ये एक्सपीरियंस फर्स्ट इन द लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था कि उन लोगों को खुद नहीं पता था कि क्या होगा। और एक इस दौरान इंडिया के हमारे 16 साइंटिस्ट कतर में स्टक थे। उसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं बताना चाहूंगा। ये टॉप नॉच साइंटिस्ट थे। तो हम लोगों से ज्यादा इंपॉर्टेंट उन लोगों की इवैक्यूएशन, हमारे माइंड में एक ही चीज आई, मेरे माइंड में या कुछ लोग जिन लोगों से मेरी बात हो रही थी डिप्लोमेट से, कि इनकी इवैक्यूएशन हमारी इवैक्यूएशन से ज्यादा जरूरी है। सो दैट इज अ प्रायोरिटी। एक तरीके से इट्स अ वेरी गुड डिसीजन एज अ इंडियन सिटीजन। ठीक है। लेकिन उस केस में आपने ये मूवमेंट देखा कि यार नॉर्मल जो सिटीजन आपके साथ होटल में स्टे कर रहे हैं, उन्होंने आपको रीच आउट करा कि दैट माइट बी योर डिप्लोमेट, आप नहीं, हम लोग क्योंकि एक डिप्लोमेटिक कैटेगरी में नहीं आते एग्जैक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, हम लोग ट्रेड काउंसिल से एसोसिएट है जी। तो जो भी हेल्प के लिए कॉल कर रहा था वो वहाँ के जो एम्बेसडर है मिस्टर विपुल, उन लोगों की ईमेल आईडी निकाली और सब लोग उनको मेल कर रहे थे कि व्हाट इज द नेक्स्ट। क्योंकि ये सब करते करते शाम के 7-8 बज चुके थे और इन द मीन टाइम ये पता लगा कि 3-4 इंटरसेप्शन और हो गई। मैं अपने रूम में गया तो एकदम से ग्लासेस बिल्कुल ऐसे शेकिंग से हो गए, एकदम से हम लोग भागे। और वो शायद पहली नाइट थी जिस टाइम में हम लोगों का होटल था रेडिसन ब्लू और वास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। तो रिसेप्शन के सामने वो बड़े से काउचेज है, मैं वहाँ पे जाके सो गया। तो रिसेप्शन से वो आते कहते सर व्हाई आर यू हियर, मैंने कहा मेरे को डर लग रहा है। फिर 3 बजे दोबारा 3-4 इंटरसेप्शन हो गई और वो बहुत बहुत लाउड होती है, जैसे हम लोग टीवी में देखते हैं वैसे नहीं होता। सिचुएशन इज वेरी डिफरेंट। वो टेंस हो गई थी सिचुएशन जब ये मोमेंट जैसे भी इंटरसेप्शन जैसी होती थी ना, जो भी होटल अपने रूम में होता था वो एकदम से बस जैसे भी होता था वो कोशिश करता था बस मैं नीचे चला जाऊं। और लगा नहीं कि दैट इफ अ मिसाइल हिट माय बिल्डिंग, ये हुआ है 3 बार होटल रेडिसन ब्लू में मिसाइल के डेब्रिस गिरे हैं। और वहां पे क्लब है, क्लब कबाना, इट्स नियर टू द स्विमिंग पूल, तो वहां पे इतना बड़ा होल भी हो गया है। 3 बार तो मैंने देखा है 6 दिन के मैं वहां पे 26 से था एंड वी लेफ्ट द होटल ऑन 6th of March। तो 3 बार मेरे सामने, 3 बार तो मैंने अपने बिल्कुल लाइव देखा है मैंने डेब्रिस गिर। तो इतने बड़े बड़े पार्ट्स थे, कुछ इतने पार्ट्स थे, कुछ इतने बड़े, वो सीधा ऊपर से आते वो सीधा होल कर देते हैं। इसीलिए शायद गवर्नमेंट ऑफ कतर ये कहती थी कि यू हैव टू बी स्टे इनडोर्स और ऐसी जगह रहिए जहाँ पे कि ग्लास वगैरह नहीं हो। लेकिन क्या होता है कि गवर्नमेंट जितना मर्जी बोल ले, जब आदमी डरा हुआ होता है ना, उसको ये नहीं पता होता कि मेरे को हाउ टू रिएक्ट। कुछ लोग बहुत डिप्रेस भी हो गए थे, कुछ लोग ऐसे भी देखे जो 4-5 दिन से होटल रूम में रह रहे, एक 5 स्टार होटल है, 3-4-5 दिन से नहाए भी नहीं डर के मारे। अंकित सर, इस केस में इफ यू आर, चलिए ठीक है मैं समझता हूँ, माइट बी देयर आर मेनी पीपल जो डिफरेंट कल्चर से भी बिलोंग करते हैं, अलग अलग कंट्रीज के लोग हैं, आपस में जब सब लोग मिले, क्या वो मोमेंट था, इक्वालिटी आपको देखने को मिली? आर दे सपोर्टिंग ईच अदर इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन? देखिए मेरे होटल के अंदर अमेरिकन्स मेरे 2 दिन दिखाई दिए, तीसरे दिन नहीं दिखाई दिए। ओके। मेरी बात हुई उन लोगों से, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। पैलेस्टीनियन, ईरानियन, मैं आपको एक फोटो शेयर करूंगा, आप दर्शकों को जरूर दिखाइए। डेफिनेटली। बिल्कुल ऐसे लगते हैं, बिल्कुल खामिनी जैसे बिल्कुल लगते हैं, हाईली एजुकेटेड। पैलेस्टीनियन थे, इजरायली, पीपल फ्रॉम रोमानिया। और कुछ बेचारे तो ऐसे थे जिन लोगों को आईएमसी मोबाइल कांग्रेस बार्सिलोना में जो इवेंट होने वाला था वहां जा रहे थे, रनवे से उनकी फ्लाइट को वापसी लेकर आके 28 तारीख की बात थी। ऑब्वियसली 28 को तो फ्लाइट्स रन क्या है, यूएई एंड कतर, बेसिकली आबू धाबी, दुबई एंड दोहा, these all are the 3 major airports which are being used maximum for the transit flights to all these western countries.
गॉट इट, ठीक है। आपको कब रियलाइज हुआ कि आपने भी कहा कि दैट आपने 2 दिन यूएस सिटीजन्स को देखा बट Right. आफ्टर कपल ऑफ डेज यू हैव नॉट सीन देम, आपको कब फील हुआ कि दैट और कंट्रीज इन्वॉल्वमेंट ले रही है अपने सिटीजन्स को इवैक्यूएट करने में? देखिए ये चीज होते होते इवैक्यूएशन चालू हो गई थी 4 दिन बाद, 3 इनफैक्ट 2 और 3 मार्च? मैं कहूँगा 4 मार्च को इवैक्यूएशन Okay. स्टार्ट हो गई थी। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अपने सिटीजन्स को इवैक्यूएट किया, और यूके वालों ने भी किया है। ओके, किर्गिस्तान की गवर्नमेंट ने अपने सिटीजन्स को इवैक्यूएट किया है। यूएस का आई डाउट, क्योंकि वहां पे ना एक एग्रेशन इतना ज्यादा है फॉर ऑल द यूएस सिटीजन्स। उनका एक ही चीज कहना है कि ईरान ने पहल नहीं की, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ ट्रम्प, जो उनका कहना है। दिस इज आई एम नॉट सेइंग, दिस इज नॉट माय स्टेटमेंट, ओके, दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ द लोकल पीपल और द टूरिस्ट ओवर देयर। उस होटल के अंदर मैं समझता हूँ शायद हर कंट्री से टूरिस्ट है, क्योंकि रेडिसन एक अच्छी सी चेन है, अधिकतर हर कंट्रीज में पाई जाती है। एब्सोल्युटली, तो पैलेस्टीनियन की मैं आपको बात बताऊंगा, वो बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। ठीक है इजराइल से लोग थे जी, देखिए, टूरिस्ट को तो कोई मतलब नहीं है किसी जियोपॉलिटिक्स से। आज टूरिस्ट तो टूरिस्ट ही होता है ना, करेक्ट, उनको कोई मतलब नहीं है। दे आर नॉट कंसर्न्ड व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग। एग्री, ठीक है। अब ऐसे केस में इवैक्यूएशन की अगर बात हो रही है, सो आपने भी तो रीच आउट करा होगा मेनी पीपल हु आर हियर इन इंडिया, आपने अपने लिए हेल्प कैसे मांगी, वो प्लीज ऑडियंस को बताइए। देखिए, हमारा सबसे पहले एक ही चीज था, पासपोर्ट नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ, ओके, और हम लोग कितने लोग हैं और किस पर्पस के लिए यहाँ पे आए थे, और किस दिन हम आए थे और किस दिन हम लोगों को जाना है, वो सारी की सारी डिटेल्स हम लोगों ने इंडियन एम्बेसी इन दोहा एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो कि हमारे श्री जयशंकर जी के नीचे जो मिनिस्टर्स हैं, उन लोगों को हमने ईमेल कर दी। दुर्भाग्य की बात यह है कि कोई वहाँ से जवाब नहीं आया। तो किसी सज्जन से हम लोगों ने श्री विपुल जी, जो वहाँ के एम्बेसडर है, एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन दोहा, उनका नंबर लिया। ही वाज वेरी मच सपोर्टिव। उन लोगों का एक ही चीज़ था, विल गाइड यू, बट टिल नाउ देयर हैजंट बीन एनी इवैक्यूएशन प्लान बाय द इंडियन गवर्नमेंट। लेकिन वो शायद उस दौरान कर सकते थे। देखिए क्या होता है, इसके अंदर 2 पहलू है। ओके, इवैक्यूएशन, एयर स्पेस बंद था जी, अभी भी एयर स्पेस बंद है, रिपैट्रिएशन फ्लाइट्स चल रही है, या थोड़ी बहुत जो जितने भी स्टैंडर्ड पैसेंजर्स है, जो टूरिस्ट है, उन लोगों की फ्लाइट्स चल रही है, क्योंकि उनके पास सब लोगों की डिटेल्स है। उनका भी फोकस यही है कि किसी तरीके से जो टूरिस्ट है ना, उनको सबसे पहले बाहर निकाला जाए। उनका भी सबसे पहला फोकस है ये। मेल करी, ट्वीट्स भी करे, चांस की बात है, जवाब नहीं आया। कितने दिन तक जवाब नहीं आया? जवाब अभी तक नहीं आया फ्रैंकली। ओके, वो हम लोगों को एक गवर्नमेंट की तरफ से, एक सुझाव की तरफ से, सुझाव के हिसाब से हम बताते हैं कि गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ एक स्पीडी एक्शन इसके लिए आने वाले टाइम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए। देखिए ये सिचुएशन तो चलती रहेगी, जियोपॉलिटिक्स तो जिस हिसाब से अमेरिका ने स्टार्ट किया है, या रशिया, या जो आप तो रशिया यूक्रेन की वॉर देखते हैं, या अभी इजराइल ईरान की वॉर देखते हैं, ये सब चीजें तो चलती रहेगी। वी हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड कि हम लोगों को अपने सिटीजन्स को सेफली कैसे लेकर आना है। और इसके अंदर मेरी एक चीज और भी है, एक गुजारिश सरकार से, आप टूरिस्ट को पहले निकालिए, आप टैक्स पेयर को पहले निकालिए, जो उनके ग्रीन कार्ड होल्डर है ना, उनके लिए सेकंड प्रेफरेंस दीजिए। अंकित सर देखिए, ये बहुत बड़ा एक तरीके से ड्रॉबैक वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ, लेकिन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट आवर कंट्री, हमारी जो इंडियन आर्म फोर्सेस है नंबर 4 में आती है इन द होल वर्ल्ड, क्योंकि अगर कोई एक्शन लेता है तो इंस्टेंट रिजल्ट हमें दिख जाते हैं। यू नो दैट द रीसेंट एग्जांपल ऑफ इंडिया वर्सेस पाक वॉर जो हुआ था, राइट। बट इस केसेस में इतना बड़ा ड्रॉबैक ये एक्सपेक्ट नहीं था। देखिए क्या कह सकते हैं इसके बारे में, इसके बारे में कहना बड़ा मुश्किल है। मैं इंडिया पे तो कोई क्वेश्चन कर नहीं सकता, क्योंकि हम लोग, जो हमारे प्रधानमंत्री जी है इस टाइम, उनकी जो ब्रांड इमेज है, जो ब्रांड वैल्यू है, मैं नहीं समझता कि वर्ल्ड वाइड कोई भी हम लोगों को, हम लोगों का तो सौभाग्य है कि हम लोगों को ऐसे प्रधानमंत्री मिले। और जो हमारे ये मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है जयशंकर जी, बहुत बहुत बेहतरीन आदमी है, बहुत बेहतरीन आदमी है। इनकी नॉलेज, इनका एक्सपीरियंस, आज जिस हिसाब से हम लोग भाई जहाँ पे खड़े हैं, आज कहते हैं ना इंडिया 4th लार्जेस्ट पावर अगर बोला जाता है, तो ऐसे ही नहीं बोला जाता। अंकित सर,
एट द एंड क्या सिचुएशन रही है जब आपने रीच आउट करा अपने नोन को? उस केस में वीजा एलिजिबिलिटी एंड ऑल एवरीथिंग जो भी फॉर्मेलिटीज थी इजीली फुलफिल हो गई थी, बट हो सकता है कोई और सिटीजन अलग हो, क्या लगता है वो वीजा एलिजिबल थे या नहीं थे? कुछ ऐसे केसेस बता सकते हैं आप? देखिए, एक मजेदार किस्सा मैं बता देता हूँ कि शुरुआत करने वाला अमेरिका, ओके और जब हम लोगों ने प्लान किया कि वी हैव टू लीव दिस प्लेस, क्योंकि वो इतने एलिवेटेड थ्रेट्स और इतनी सारी मोबाइल इंटरसेप्शन आपने देख ली डेब्रिस गिरते हुए, तो आदमी को लगता है यार मेरे को तो अल्टीमेटली जाना ही है। तो कतर अथॉरिटी हम लोगों ने देखिए कतर की गवर्नमेंट जी। मैं आपको बताता हूँ, कतर की गवर्नमेंट मैंने आज तक ऐसी गवर्नमेंट नहीं देखी। इन अ पॉजिटिव वे यू आर सेइंग? 100% पॉजिटिव है। ओके पहली चीज, पोस्ट 28 1 मार्च से हम लोगों का स्टे एंड ऑल द 3 मील्स वर टोटली फ्री। गुड ओके किसी भी चीज की हम लोगों को कमी नहीं होने दी गवर्नमेंट ऑफ कतर। और हॉस्पिटैलिटी की या टूरिज्म की अगर हम बात करते हैं, ये सब पॉजिटिविटी हम लोगों को कतर की गवर्नमेंट से या मिडिल ईस्ट की गवर्नमेंट से सीखनी चाहिए। अगर यही चीज मैं रिवर्स कर देता हूं, खुदा ना खास्ता हम कभी भी चाहेंगे, कोई दुश्मन भी नहीं चाहेगा अगर किसी हिंदुस्तान में हो गई होती, मैं फिर कह रहा हूं कोई नहीं चाहेगा, सिचुएशन को रिवर्स कर देते, क्या हमारी सरकार या हमारी एविएशन या हमारे होटल्स उनकी मदद करते? कतर में रहने वाले हर इंडियंस जो कि वहां पे परमानेंट रेजिडेंसी पे रह रहे हैं जी, उन लोगों ने इतनी हेल्प करी है इंडियंस की, इतनी हेल्प करी है टूरिस्ट की कि शायद ही कोई कर सकता हो। और कतर की गवर्नमेंट में फिर दोबारा बताऊंगा, उसका सपोर्ट, उसकी टेक्नोलॉजी जी, आपकी सोच से बाहर है। शायद किसी दामाद का भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं हो सकता जो कतर की गवर्नमेंट ने उस इन टूरिस्ट का ट्रीटमेंट किया है। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है ये। आप किसी से भी पूछ सकते हैं, जितने भी टूरिस्ट थे, क्यों कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही कतर से? इतना सब कुछ हो रहा है। आदमी को क्या चाहिए? सेफ्टी चाहिए, सेफ्टी वो प्रोवाइड करे। डेब्रिस गिरते थे, उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजीज है, उनको ये पता है कि कहां पे पार्ट्स गिर रहे हैं मिसाइल के। सामने एम्बुलेंस और गाड़ियां खड़ी होती थी पुलिस की, वीडियो में जरूर दिखाना। हमारे होटल में जिस दौरान डेब्रिस गिरा, सामने इतनी देर में विद इन 2 to 3 मिनट्स एम्बुलेंसेस और पुलिस की सायरन बजाती हुई आ गए। हम लोग बाहर गए कि क्या हुआ, पीछे देखा कि कबाना क्लब के पास डेब्रिस गिरा है। चलिए कंटिन्यू करते हैं दैट वीजा वाला पार्ट, प्लीज कंटिन्यू। क्या तो वीजा की देखिए दुर्भाग्य, एक बहुत मजेदार किस्सा ये है, करने वाला अमेरिका अकॉर्डिंग टू पीपल। ठीक है, हम लोगों को पहली बार ये पता लगा कि यूएस वीजा की अहमियत क्या होती है। देखिए, कतर से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। आपको कतर से अगर ओमान जाना है तो वाया सऊदी जाना है, अगर आपको कतर से यूएई जाना है तो वाया सऊदी जाना है, या फिर तैर के जाओ। कतर एक बहुत छोटी सी जगह है, ठीक है, सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड। सिर्फ एक ही बॉर्डर है, सऊदी। सऊदी का बॉर्डर है, ठीक है। सऊदी बॉर्डर के लिए वीजा एलिजिबिलिटी 2 है। आपके पास वैलिड यूएस वीजा होना चाहिए, ट्रेवल्ड, ओके, या आपके पास वैलिड शेंजन वीजा होना चाहिए, ट्रेवल्ड। ओके, ट्रेवल का मतलब यह है कि आपका वीजा तो लग गया है, ट्रेवल है या नहीं है उस वीजा पे, वो मैटर करता है। यूएस वीजा है और ट्रेवल नहीं है, दे विल नॉट गोइंग टू ग्रांट यू वीजा। शेंजन वीजा है और ट्रेवल नहीं है, दे विल नॉट गोइंग टू ग्रांट यू वीजा। तो मैंने ये सोचा यार, हो सब कुछ अमेरिका की वजह से रहा है, उसके बावजूद इतनी अहमियत दी जा रही है अमेरिका को। इंपॉर्टेंस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दे आर ऑन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में वीजा ऑन अराइवल के लिए यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। हम लोगों की सरकार को क्या करना चाहिए था उस दौरान, 2 तारीख को या 3 तारीख को जितने भी स्टैंडर्ड पैसेंजर्स थे वहां जी, लिस्ट ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ कतर के पास थी, वो लोग प्रॉपर पूरी हेल्प कर रहे थे। लिस्ट लेते, सऊदी गवर्नमेंट को देते, जो कि आज किया इन्होंने, 11 तारीख को 12 तारीख को किया है। लिस्ट को लेके देते कि दीज पीपल शुड बी ग्रांटेड वीजा अनकंडीशनली। अनकंडीशनली मीन्स whether they have got the valid US visa ओके, or not, whether they have got the valid Schengen visa or not, वो क्राइटेरिया उन लोगों को हटा देते हैं। अगर इसी तरीके से काफी कंट्रीज के टूरिस्ट निकले हैं। और रूट भी क्या है निकलने का, कतर से 100-125 किलोमीटर की दूरी पे साल्वा बॉर्डर है,
अल साल्वा बॉर्डर बोलते ओके, हैं। 1 घंटा लगता है पहुंचने ठीक में। है। साल्वा बॉर्डर पे इमिग्रेशन होता है। इमिग्रेशन मींस यू कैन एंटर सऊदी। पासपोर्ट दिखाइए, सबसे पहले वीजा दिखा दीजिए आप। कौन सी कंट्री का है? हाँ, वैलिड यूएस वीजा है या नहीं है, ठीक है। ट्रेवल्ड है या नहीं है, और अगर नहीं है तो बीच में 5 किलोमीटर का स्ट्रेच है जिसको नो मैंस लैंड बोलते हैं, छोड़ दिया जाएगा बीच में। बहुत से लोग तो इस चक्कर में नहीं गए कि उनके पास वैलिड यूएस वीजा नहीं था। और इन केस अगर वो लोग वहां से नो मैंस अगर लैंड वो चले जाते तो मुझे नहीं पता, क्या पता शायद चले भी गए, पॉसिबिलिटी है। बताने वाला कौन है। फोटोग्राफी इज नॉट एट ऑल अलाउड। इंडियन वीजा की क्या अहमियत थी, ये बताइए मेरे को। देखिए, इंडियन वीजा की तो कोई अहमियत नहीं है, ये तो एक कड़वा सच है। इंडियन वीजा की क्या अहमियत है? इंडियन तो एक ब्लैक, ये आपका ब्लू पासपोर्ट है, उसके अंदर वीजा कितने लगे उसकी अहमियत है। किस किस कंट्री दैट यू हैव विजिटेड? और सबसे बड़ी अहमियत है यूएस वीजा की, कि अगर जो कि यूएस हमने वॉर सिचुएशन में देख ली। गए हैं आप यूएस कभी? हाँ, गया हूं ना, 2 बार गया हूं, तभी तो एंट्री मिली है। नहीं गए होते तो? एंट्री नहीं मिलती। अभी भी कतर में होता है रिपैट्रिएशन फ्लाइट्स का, या वेट करते हैं इंडियन गवर्नमेंट का या एम्बेसी का कोई भी सर्कुलर आने का, या हम लोगों का पुश करते हैं उनको कि ट्वीट्स या ईमेल का वेट करते हैं। आज हुआ है। आज कुछ 40-50 नाम एम्बेसी ऑफ दोहा ने दिए हैं कि दीज ऑल पीपल विल बी गिवन प्रेफरेंस। हालांकि देखिए, कतर एयरवेज, इन लोगों ने हेल्प आप जितनी सोच भी नहीं सकते, बियॉन्ड एक्सटेंट। होटल के अंदर काउंटर लगा दिए कतर एयरवेज ने। ऐसी एयरवेज भी होती है, मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था। क्या बात है। कश्मीर में जब अटैक हो गया था, जी। दुर्भाग्य, मैं आपको वो बताता हूँ, बिना नाम लिए बताता हूँ, कुछ एविएशन जो फ्लाइट्स हमारी होती है, 15,000 की 12,000 की टिकट को 70,000 कर दिया था। ये रियलिटी है, ये सच है। क्यों किया? आप मजबूरी का फायदा उठाते हैं। ये लोग, कतर जैसी गवर्नमेंट या मिडिल ईस्ट जैसी गवर्नमेंट, ये मजबूरी में आपकी हेल्प करती है, ये फायदा नहीं उठाती। ये हिंदुस्तानियों को सीखना चाहिए। एंड सेम गोज फॉर द यूएई गवर्नमेंट एज वेल। उन्होंने भी फॉर द नेक्स्ट 3 और 4 डेज सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ली थी, फ्लाइट्स की भी। इनफैक्ट वो जो अमाउंट था वो इतना था कि आई डोंट थिंक कि एक सर मुझे नहीं पता था ये, एक्चुअली ये क्राइटेरिया तो बाद में आया था, 3 तारीख को आया था। तो हम लोगों को 1 तारीख को वापसी आना था। इवेंट 28 का महीना है, तो ठीक नेक्स्ट डे हम लोगों को वापसी आना था। हमने कहा होली तो यहीं पे आके बनाएंगे। ठीक है। तो चांस की बात है, मैंने अपने एक फैमिली मेंबर्स वहां पे बहुत सारे बना लिए। अब मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा वर्ल्ड के अंदर, हर किनारे के अंदर मैं कह सकता हूँ कि कोई ना कोई एक घर या कोई ना कोई पारिवारिक सदस्य, वो जो 6 दिन जो थे ना जी, 28 तारीख के बाद के, उसमें हम लोगों ने एक परिवार बनाया। एक हिंदुस्तानी परिवार है, एक वो वाला परिवार है, और ये ऐसा परिवार था जिसको कि आप शायद लाइफ टाइम अपना भूल नहीं सकते। एग्जैक्टली। मेरे को ये बताइए कि क्या वो एग्जैक्ट मोमेंट था जिसमें आपने सबसे ज्यादा डिफिकल्टीज फेस करी हो? क्योंकि देखिए, कोई ना कोई मोमेंट तो रहा होगा ऐसा कि जहां पर आपको लगा हो कि दैट अब सब कुछ खत्म हो जाएगा मेरी लाइफ में, अब मैं आगे नहीं जा सकता। लगा कभी आपको? हम लोगों को देखिए, मिसाइल अटैक जब थे, हम लोगों ने तो वी एक्चुअली लॉस्ट द होप। तो सेकंड ये था कि जिस टाइम हम लोगों ने फैसला ये किया कि विल हैव टू लीव दिस कंट्री, जिस हिसाब से रिपोर्ट्स आ रही थी, बैलिस्टिक मिसाइल्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स। अच्छा, एक दिन ना वहां पर रेन हो गई, तो हम लोग डर गए। कुछ अफवाहें भी फैल जाती है ना, और ऐसी टेंस सिचुएशन में ना अफवाहें एक्चुअली रियलिटी से ज्यादा काम करती है। तो जब बारिश हुई हल्की हल्की, तो लोगों का ये कहना था ये तो एसिड रेन है, ऐसा ना हो कि सब कुछ ही ब्लास्ट कर दे। और जो स्टेटमेंट्स, जो मीडिया जो दिखा रहा था, देखिए रियलिटी, कुछ तो मीडिया रियलिटी के बहुत तोड़ मरोड़ के दिखाता है। तो आपको क्या लगता है इंडिया मीडिया का क्या रोल रहा है इस केस में? क्या वो सच्चाई उन्होंने दिखाई है जो आपने एक्चुअल फेस करी है? मुझे नहीं लगता, सब कॉपी पेस्ट है। इंडिया का जो मीडिया है 6 से 8 घंटे बाद वो लाइव करता था कि यूएई में ये हो गया, कतर में ये हो गया। अल जजीरा, दोहा न्यूज़, या जितने भी इस तरीके के चैनल है, या बीबीसी, एक न्यूज़ आती थी वहां पे, वो एज इट इज कट कॉपी पेस्ट अलॉन्ग विद द फोटोग्राफ्स।
क्योंकि जो स्टेटमेंट्स आप दे रहे हैं 90% ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो अब तक लोगों को नहीं पता, शायद इस पॉडकास्ट से पता लग जाए। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ये मेरे को बताइए, सोर्सेज से पता लगता है कि आपको एक हफ्ते पहले किसी आपके फ्रेंड ने कॉल करा था, बट फिर भी आप उस जगह पर गए, आपको पहले इंटीमेट कर दिया गया था कि दैट एक वॉर जैसी सिचुएशन अराइज हो सकती है। देखिए ये इंटीमेशन हम लोगों के पास आ गई थी, वॉर वाली सिचुएशन की इंटीमेशन नहीं थी। इंटीमेशन ये थी कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस है। ओके। तो जियोपॉलिटिकल टेंशन हो सकती है और नहीं भी हो सकती, इसमें दोनों ही चीजें हैं। तो एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन तो हम लोग हर चीज को, हम लोगों को बोला जाता है या ट्रेनिंग दी जाती है, वी हैव टू टेक एवरीथिंग इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर। आज जो भी सिचुएशन हुई हम इसको पॉजिटिव लेते हैं। हमने जो भी कतर गवर्नमेंट की अच्छी चीजें मैंने आपको कन्वे कर दी, हम लोगों को नेगेटिविटी में नहीं जाना। हम लोगों को ये देखना है कि गवर्नमेंट से अच्छी चीज क्या उठाए दूसरी गवर्नमेंट से, और हम उस अच्छी चीज को अपनी गवर्नमेंट में इनकॉर्पोरेट कैसे कर सकते हैं। तो हमारे माइंड के अंदर जितनी भी स्टोरेज है ना जी, उसके अंदर अच्छी चीज को स्टोर कर लो, नेगेटिव चीज को हटा दो। अंकित सर, डर नहीं लगता आपको इतना सर डर कुछ क्यों नहीं फेस लगता? करके? डर क्यों नहीं लगता जब आदमी भाई होप ही छोड़ दे कि भाई अब तो मरना ही है। ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, Okay. वो जो सिचुएशन जो थी ना, आपसे ज्यादा आपका जो परिवार होता है ना वो ज्यादा डर का माहौल बनाता है। आप उस दौरान ये सोचते हो, दो चीजें होती है, एक तो मिसाइल्स ऊपर से आ रही है, एक तो वो डर हो गया। ठीक है। दूसरा जो डर होता है वो डर ये होता है कि वहां जो इंडिया में जो पारिवारिक सदस्य जो बैठे हैं, जो परिवार बैठा है, उनके दिल पे क्या बीत रही होगी। आप तो नहीं सोए, समझ आता है वो टेंस सिचुएशन है, लेकिन आपका परिवार भी तो नहीं सो रहा वहां पे। अब हम लोगों के साथ जो लोग गए थे, कुछ लोग ऐसे हैं कि कार के अंदर हम लोग साथ में, हम लोगों ने बॉर्डर क्रॉस किया, इमिग्रेशन साथ में करी, वो छोटे छोटे उनके बच्चे हैं, उनका क्या कसूर है। एग्जैक्टली और ये जब उनसे हम सुनते हैं शायद फील होता है कि यार ह्यूमैनिटी स्टिल एग्जिस्ट। ये तो रियलिटी है। नहीं, ह्यूमैनिटी एक्चुअली एग्जिस्ट। अब देखिए वॉर का एक सबसे कड़वा, सबसे बुरी चीज क्या है कि चाहे किसी ने भी अटैक किया हो जी, ईरान में स्कूल के ऊपर अटैक कर दिया जाता है, इसमें छोटी छोटी बच्चियां पढ़ती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। और यही सिचुएशन वॉर में आपको इस चीज का अधिकार किसने दिया है कि आप स्कूल्स के ऊपर अटैक कीजिए, आप हॉस्पिटल्स के ऊपर अटैक कीजिए? आप लड़िए ना, आमने सामने की वॉर कीजिए ना। आपको अगर अमेरिका को अगर लड़ना है ईरान से, अरे आमने सामने आ जाओ ना। अब देखिए हुआ क्या है, यूएस ने मोहरा बनाया इजराइल को। यूएस में अभी तक कोई डैमेज हुआ है पिछले 15 दिन में? कुछ नहीं हुआ। डैमेज कौन फेस कर रहा है? गल्फ जिसके पास बेसेस है यूएस के, डैमेज कौन फेस कर रहा है? इजराइल एंड ईरान। तो ये इन लोगों को सोचना चाहिए। शुरुआत किसने करी है, आपका क्या टेक है इस पे? देखिए किसी सुप्रीम लीडर को नहीं मारना चाहिए, किसी भी कंट्री का हो। खमीनी की बात कर रहे हैं जो? हाँ, किसी को नहीं मारना चाहिए। आपको किसी के लीडर को, देखिए वो ईरान में जैसे हम लोगों के साथ और भी जो टूरिस्ट साथ में थे जो होटल के अंदर, देखिए जिस हिसाब से हम अपने मोदी जी को मानते हैं ना, वैसे उनके लिए खमीनी है। आप किसी को ये नहीं मना कर सकते कि आप इस भगवान को मत मानिए। हमारे लिए मोदी जी भगवान है, उनके लिए खामिनी भगवान है। तो आप मना कैसे कर सकते हैं उनको ये बोलने के लिए कि इसको मत मानिए? जब इतने बड़े अटैक्स हो रहे हो तो उस केस में तो मेन टारगेट तो वहीं करा जाएगा ना, जो मेन उनका हेडक्वार्टर है, जहां पर बेस है, जहां पर एक्चुअल प्लानिंग हो रही है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि लीडर को नहीं मारना चाहिए? सर एक्चुअल प्रॉब्लम किसको हो रही है? उस लीडर को मारने से। पब्लिक सिटीजन्स को इसलिए हो रही है कि उनकी फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है ईरान के अंदर कि लोग सड़कों पे आ गए। काफी ऐसी पूरा वर्ल्ड डिस्टर्ब हो गया। देखिए एविएशन, राइट, एविएशन पूरा डिस्टर्ब हो गया। और इसको मैं वॉर नहीं बोलूंगा। इट इज ऑल अबाउट द बिजनेस फॉर अमेरिका। तो जियोपॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस आप देखिए कितनी ज्यादा हो गई। इट इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स। अमेरिका इज मेकिंग मनी फ्रॉम दिस वॉर। ऑयल में पैसा कमाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस। मिसाइल इंटरसेप्ट करनी है, डिफेंस सिस्टम चाहिए, कौन देगा? या तो रशिया देगा या अमेरिका देगा। रशिया से आपके संबंध कैसे है वो डिपेंड करता है। अच्छे तो नहीं है, अच्छे नहीं है भाई। इंडिया के नहीं कह रहा मैं, और गल्फ कंट्रीज के कह रहा हूँ। राइट। तो अल्टीमेटली आपके पास ऑप्शन क्या है भाई? खामिनी डिक्टेटर अगर है तो ट्रम्प भी तो डिक्टेटर है ना। ट्रम्प की वजह से नॉर्मल टूरिस्ट अगर परेशान हो रहा है तो गाली किसको पड़ेगी?
हम लोग खमीनी की वजह से तो नहीं परेशान हुए ना। लेकिन मैं कह रहा हूँ बहुत खराब था वो। ठीक है, आप बता देते ना, आप जी। ट्रेवल मत कीजिए। अमेरिका हम लोगों को एडवाइजरी जारी कर देता, ओके, आप 15 दिन ट्रेवल मत कीजिए, मैं ईरान को मारूंगा। अभी भी तो ट्रंप आके कहते हैं ना कि इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू डेज। मुझे नहीं लगता। हर दिन यही स्टेटमेंट आती है आपने ईरान के भगवान को मारा है, अकॉर्डिंग टू द पीपल ऑफ ईरान। सर, बट देयर आर सर मेनी पीपल मेरे साथ लोग थे ईरानियंस, मैं भी ईरान को बहुत ये खराब कह रहे थे मानता कि था। ही इज माय गॉड, ये माइंडसेट था उनका। ये उनकी लैंग्वेज थी। बट एक बात बताइए, और मेरी शायद 2 लोगों से लड़ाई जी। भी हो गई थी पैलेस्टीनियन से, इसी बात को लेके। इसी बात को लेके। नहीं, उन्होंने एक बहुत नेगेटिव स्टेटमेंट दे दी थी, कहते क्या? हैं जी मोदी जी को इजराइल में विजिट नहीं करना चाहिए था। 2 दिन पहले विजिट करा था। मैंने कहा तुम लोगों की ताकत नहीं है कि मोदी जी को रोक लो तुम। मैंने कहा मोदी जी वो हस्ती है जो बिना सोचे समझे कहीं पे भी जा सकते हो, कहीं से भी आ सकते हैं। इजराइल, अगर ये पैलेस्टीनियन है, तुम लोग खड़े हो ना, ये शायद मोदी जी की वजह से खड़े हो। यार इजराइल में नहीं जाना चाहिए। तो मैंने कहा हु द हेल यू आर। मैंने कहा ये ऐसा ना हो कि एक लड़ाई ऊपर चले, एक लड़ाई यहाँ पे हो जाए। मैंने एक्चुअली, वो 3-4 लोग थे, और शायद उस दिन बहुत लंबा कलेश हो जाता, जो कि हम लोगों को अलाउड नहीं था इस तरीके की लैंग्वेज का इस्तेमाल करना। लेकिन चांस की बात है कि अगर हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में कोई बोले तो शायद हमें नहीं पता कि हम किस लेवल तक चले जाए। Many people claim that पीएम मोदी जो गए थे उस विजिट में, इसराइल के विजिट में, क्या लगता है कि दैट वॉर से रिलेटेड कम्युनिकेशन हुआ था वहां पे? सर मुझे नहीं लगता। मोदी जी जैसे शख्स कभी भी वॉर वाली सिचुएशन में ना तो पड़े हैं, ना कभी पड़ेंगे। आज यूएई के मिनिस्टर्स ने ये स्टेटमेंट दी है कि देयर इज ओनली 1% इन द वर्ल्ड, ओनली 1% इन द वर्ल्ड हु इज श्री नरेंद्र मोदी जी हु कैन स्टॉप दिस वॉर। उनकी एक स्टेटमेंट से वॉर रुक सकता है। ये स्टेटमेंट यूएई के जो मेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उन्होंने भी दी है कि आप गूगल से उठाइए इस चीज को, कि वन कॉल कैन रिड्यूस द वॉर, या खत्म कर सकता है वॉर को। लेकिन एक चीज अभी आपने रिसेंटली, अगर हम लीडर की बात करें, पॉलिटिकल लीडर पर अटैक हुआ, बट इन दैट पर्टिकुलर कंट्री, हम बात कर रहे हैं उस कंट्री की जहां पर एक पॉलिटिकल लीडर को मार दिया जाता है, लेकिन वहां पर कई ऐसे लोग हैं जो स्टिल हैप्पी है, खुश है। वो क्लेम कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर पॉलिटिकल लीडर ने हमें परेशान कर रखा हुआ था। बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन इस तरीके के थे धर्म के नाम पे जो गलत थे। वो तो आप अगर हमारी इंडियन मीडिया की आप बात कर लो, इंडियन गवर्नमेंट की आप बात कर लो, या हिंदुस्तान के अंदर अगर 150 करोड़ की जनता है, तो शायद मैं नहीं समझता कि भाई 120 करोड़ की जनता मोदी जी से खुश है और 30 करोड़ की जनता मोदी जी से खुश नहीं है। तो सोशल मीडिया को तो कुछ ना कुछ दिखाना है। देखिए हर कंट्री में क्रिटिक्स होते हैं, तो उन क्रिटिक्स को अगर हाईलाइट करके आप दिखा रहे हो तो कोई बात नहीं। आप देखिए ना, जब ये अनाउंसमेंट हुई थी इनकी ऑफिशियली, जब अल जजीरा ने या इनके लोकल न्यूज ने जब ये अनाउंसमेंट करी थी, आप देखिए लोग रोए हैं। अगर खामिनी इतना खराब होता तो शायद लोग क्यों रोते। रोए तो इंडिया में भी है। अब उनको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हिंदुस्तानी है या। चलिए इसी पर बात करते हैं, ठीक है। मेरे को एक चीज बताइए आप, पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आप यूएस की साइड है, ईरान की साइड है, किसकी साइड है? सर मैं इंसानियत के साथ हूँ, ना मैं यूएस के साथ हूँ, ना मैं ईरान के साथ हूँ, मैं हिंदुस्तान के साथ हूँ। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, फेवरिज्म कहीं आता है आपकी तरफ से कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक्शंस लिए सही थे, फेवर करते हैं आप उनको? देखिए मैं फेवर नहीं करता, नहीं ना, मैं ट्रंप को फेवर नहीं करूंगा इस चीज में। जो डिस्टर्बेंसेस, देखिए ट्रंप की वजह से मेरे फेवर करने से नहीं होगा ना। ट्रंप की वजह से ऑयल के प्राइसेस बढ़े, इंडिया में इन्फ्लेशन आएगी, क्योंकि हम लोगों का 90% एलपीजी जो है उस स्टेट ऑफ हॉर्मुज से हम लोगों का एलपीजी 90% आता है। अमेरिका ट्रंप मेरे को घर बिठा के खाना नहीं खिला देगा। मैं अगर इंडिया में पैसे कमा रहा हूं या मैं नाम जो कमा रहा हूं, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ मोदी जी या इंडियन गवर्नमेंट। ट्रंप मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और एलपीजी की अगर बात हो रही है, एलपीजी देखिए, हम लोगों की सिटीजन्स को अगर किसी चीज से परेशानी, अगर इस वॉर से चीजें सस्ती होती तो वॉर बढ़िया था। आपने हिंदुस्तानी लोगों के लिए चीजें महंगी कर दी है, उनके काम धंधों को प्रभावित कर दिया है। जो लोग एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, जो लोग इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं उन लोगों के बिजनेसेस इफेक्ट हो गए हैं। आज 150 करोड़ की अगर जनता है, हम लोगों को यहाँ पे डीजल भी लगता है, पेट्रोल भी लगता है, काफी सारे रेस्टोरेंट्स बंद हो गए हैं। इनडायरेक्टली तो अमेरिका ने इंडिया को हिट कर दिया। यहाँ तो भुखमरी फैल जाएगी अगर इस तरीके से यही चीजें रही तो। अगर $300-400 बैरल का प्राइस पहुंच जाता है, कहां से हम लोगों के रेस्टोरेंट चलेंगे, कहां से हम लोगों की कमर्शियल इंडस्ट्री चलेगी? लेकिन इंडिया के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने ऐसा क्लेम करा है कि वी हैव सफिशिएंट एलपीजी, तो डरने की जरूरत नहीं है। सर डरने की जरूरत नहीं है। आज भी हम लोगों की 2 शिप्स जी
जो कि ऑयल लेके आ रही थी स्टेट ऑफ हर्मोज से, उसको अलाउ कर दिया है। और एक थाई फ्लैग शिप, शायद अभी कंफर्म नहीं है दैट वाज सपोज्ड टू कम टू गुजरात और नॉट, बट वो एक्चुअली उसने ऑर्डर्स फॉलो नहीं करे थे वहां पे, उसको ब्लास्ट कर दिया उसको, शिप को। ये भी रिसेंट की न्यूज़ है, आज की ही है ये। आई हर्ड दैट। ठीक है। तो देखिए, ईरान इंडिया के लिए नेगेटिव नहीं है। और ये भाई ट्रम्प साहब होते कौन है? पहले तो देखिए शुरू के अंदर इन्होंने क्या बोला, हिंदुस्तान पाकिस्तान का कॉम्प्रोमाइज मैंने कराया। दूसरी इनकी नेगेटिव जो स्टेटमेंट है वो ये कहते हैं कि यू कैन बाय ऑयल फ्रॉम रशिया। हम लोग सॉवरेन कंट्री है, हु द हेल यू आर टू डिक्टेट मोदी जी? अगर मोदी जी अपने पे आ जाए ना तो ट्रम्प का भूत बनाना जानते हैं। मुझे पता है शायद ये आपका ये चलने के बाद हो सकता है कि ये पॉडकास्ट रुक ना जाए, या ये चैनल पे से हो सकता है आपको इसके ऊपर फिल्टर्स लगाने पड़े। एक चीज बताइए, अभी आपने कहा कि ईरान हानिकारक नहीं है इंडिया के लिए। इंडिया के लिए हानिकारक नहीं है ईरान, लेकिन कल को अगर लगता है आपको कि ईरान ने अगर इंडिया पर अटैक कर दिया, व्हाट्स योर टेक? क्या सिचुएशन रहने वाली है? नहीं करेगा सर। देखिए, आज तभी तो कहते हैं ना नरेंद्र मोदी जी, उनके जो रिलेशंस है, आज वो रिलेशंस काम आ रहे हैं ना। जितनी इनकी फॉरेन विजिट्स रही है, या जो नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे जो पीएम साहब है, इन्होंने जो रिलेशंस बनाए हैं, वो किसी कार्यकाल में नहीं बन पाए। हमारे इंडिया में अभी हम बात कर रहे थे, काफी ऐसे लोग हैं जो रोए हैं पॉलिटिकल लीडर खमीनी के मरने पर, ठीक है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर उन लोगों को हमने हटा दिया, वो लोग तब क्यों नहीं रहे जब आर्मी ऑफिशियल्स पे अटैक्स हो जाते हैं, हमारे यूएस, हमारे मिलिट्री बेस पर अटैक्स हो जाते हैं इतने? क्या कहेंगे उन लोगों को आप? सर गलत है। फिर उनको तो पहले अपनी कैटेगरी डिसाइड कर लेनी चाहिए। उनको अपनी कैटेगरी ये देखनी चाहिए कि मैं हिंदुस्तानी हूँ या ईरानियन हूँ। देखिए, जहाँ पे अगर सबसे पहले बात आती है इंडिया की, तो हिंदुस्तान में रहने वाला आदमी, उसका सब देखिए, रोए है वो ठीक है, वो भगवान मानते हैं उनको, तो हानिकारक तो है ना ईरान? सर मैं आपसे क्या करूं, अगर वो रोए है, वो उसको फॉलो करते हैं, रो ठीक है, रो लिए, शांत भी हो गए, मीडिया ने बहुत ज्यादा कवरेज भी नहीं करी, कहते रो लिए, आपको चला गया तो रो लिए, क्या करोगे? ट्रोल भी बहुत हुए हैं वो लोग, ट्रोल भी बहुत हुए हैं। वो कहते हैं वहां तो ठीक है, रो। आप किसी को देखिए, क्रिटिक्स तो होते ही है ना, कुछ लोग तो मीडिया में आने के लिए भी रोते हैं। मैंने ऐसे लोग भी सुनने में आया जंतर मंतर के आसपास, जो मीडिया कैमरे के सामने तो रो रहे हैं और बाकी वो ग्लिसरीन यू पहुंचते हुए चले गए। अब उनको शायद ये चीज मेरी बुरी भी लग जाए, अरे सच है। लेकिन ये क्या है, लोगों को ना मीडिया का इतना ज्यादा क्रेज हो चुका है कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। अंकित सर, ये तो होगी बात पूरे वॉर जोन की, एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी, और जिस तरीके से आपने चीजें समझाई, आई गेस ऑडियंस भी काफी कुछ समझ चुकी होगी इस पॉडकास्ट के बारे में। और अपना कमेंट जरूर शेयर कीजिएगा जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चंस करे हैं। बट लेकिन अभी हमने कुछ चीजें डिस्कस रह गई हैं। आपने इवैक्यूएशन प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा बताया, लेकिन आप इंडिया वापस कैसे है वो प्रोसेस मैं जानना चाहूंगा। क्या वो टाइम था, क्या वो रियलिटी थी, प्लीज बताइए। सर 48 घंटे स्ट्रेसफुल, 48 घंटे शायद ज्यादा थे, 2-4 Okay. घंटे ज्यादा ही होंगे। 5th को हम लोगों ने डिसाइड किया, रिपेट्रिएशन का कोई चांस था नहीं, एम्बेसीज में मेल कर रखी थी, और बाकी कंट्रीज के जो नेशनल्स जो थे उनकी इवैक्यूएशन चालू थी। और जिस हिसाब से अटैक्स चालू थे मिसाइल्स के, बैलिस्टिक मिसाइल, पहले बैलिस्टिक, उसके बाद हाइपरसोनिक्स चालू हो गई थी। और हाइपरसोनिक तो ये थी कि मेरे तो दर्द हो गए कान में, वो तो बहुत डरावना, फ्रीक्वेंसी बहुत बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे वाइब्रेट करते थे आपके ग्लासेस। आदमी नहाने जाता था तो भी उसको डर लगता था। मैंने कहा यार मैं अब नहीं रुक सकता। तो कुछ लोग ये समझते हैं, क्योंकि मैं एक ऑनरेरी ट्रेड कमिश्नर हूं इंडिया ईयू ट्रेड काउंसिल का, कुछ लोग ये समझते हैं कि कुछ इम्पैक्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। हमारे जो प्रेसिडेंट है इंडियन इकोनॉमिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जी, डॉक्टर आसिफ इकबाल, और वाइस प्रेसिडेंट वाली काशवी जी, जब तक इन लोगों का मेरे पास ग्रीन सिग्नल नहीं आया, और इन लोगों का ग्रीन सिग्नल मेरे पास 5th को आया दैट यू मे लीव, वी हैव टॉक टू द गवर्नमेंट, और उन्होंने बोला है कि इट्स सेफ, समहाउ सेफ, समहाउ जब वर्ड आ जाता है ना, समहाउ सेफ, बट द रिस्क इज ऑल योर्स। लेकिन उन लोगों ने, मतलब दे वर वेरी मच सपोर्टिव। अगर वो नहीं होते तो शायद हम लोग वाया ये जो रूट है सालवा का, इससे नहीं आते। तो दोहा से सालवा 1 घंटा, ठीक है। पहली कार सालवा इमिग्रेशन पॉइंट से पहले आपको अपने पासपोर्ट अपने चेक कराने में 10-15 मिनट लगेंगे। उसके बाद पूरा का पूरा लगेज लेके दूसरी कार में, हम लोग 5 लोग थे, ओके। एक ट्रेड कमिश्नर,
एक दूसरा ट्रेड कमिश्नर ऑफ वियतनाम, उनकी वाइफ एक बहुत इन्फ्लुएंसर है प्रियंका सेठ। एंड मैं आपको बताते हुए थोड़ा सा मुझे खुशी भी हो रही है कि इसके ऊपर वो बुक भी लिख रही है, और बहुत अच्छे कनेक्शंस है पर्टिकुलर सिचुएशन इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे। और एक साथ में हमारे मिस्टर वरुण कृष्णन, जिसको कि अभी आज ही अल जजीरा, इकोनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, काफी उनका पूरी की पूरी उनकी जर्नी कवर करी है, और वो कोई भी गूगल कर सकता है वरुण कृष्णन। ठीक है। तो जैसे तैसे करके डरते हुए एक गाड़ी में इमिग्रेशन पे पहुंचने से पहले कार चेंज होती है, पासपोर्ट्स हम लोगों के स्कैन होते हैं, वेरीफाई होते हैं। उसके बाद आता है एक नो मैन्स लैंड जो कि 5 किलोमीटर का है। तो ड्राइवर जाते हुए दिखा देता है, कहता है सर अगर आपको वीजा नहीं मिला ना तो इस 5 किलोमीटर के दायरे में आपको कहीं पे भी छोड़ दिया जाएगा। वो जो 5 किलोमीटर का जो सफर जो था ना तय करना, वो मतलब वो होगा कुछ मिनटों का होगा। और हम लोगों के इमिग्रेशन काउंटर पे जाने से पहले हम लोगों के पैर कांप रहे थे कि ऐसा तो नहीं है कि वीजा इन्होंने मना कर दिया। और वहां जाने से एक दिन पहले हम लोगों ने ऑनलाइन वीजा अप्लाई कर दिया था, जिसको कि लैंड ट्रांजिट वीजा कहते हैं, जो कि हम लोगों का अभी तक पेंडिंग दिखा रहा है। Oh my God. मैं आपको एप्लीकेशन नंबर भी दिखा दूंगा, क्योंकि उनके पास पेंडेंसी इतनी ज्यादा हो गई थी कि वो नहीं देंगे। आपके पास एक ही ऑप्शन थी निकलने की कि वीजा ऑन अराइवल ले लो, और जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि यूएस का वीजा आपके पास होना चाहिए या वैलिड शेंजन वीजा होना चाहिए, दैट शुड बी ट्रेवल्ड। एक कैंडिडेट प्रियंका सेठ, ये बार्सिलोना जा रही थी, शेंजन वीजा था, बार्सिलोना जा रही थी, स्टैम्प नहीं था। उसने बोर्डिंग पास दिखाया कि दिस इज माई बोर्डिंग पास, और ये मेरी फ्लाइट बार्सिलोना जा रही थी। वो कहते स्टैम्प कर। 1 घंटा लग गया उसको कन्विंस करने में इमिग्रेशन ऑफिसर्स को कि सर मैं हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज दिस इज अ जेन्युइन केस, वी वांट टू गेट अप फ्रॉम हियर, दिस इज नॉट बिकॉज योर कंट्री इज बैड और समथिंग, और वी आर नॉट गेटिंग द ट्रीटमेंट्स। इंडिया से बेटर ट्रीटमेंट था, सब कुछ बहुत बढ़िया था, लेकिन जब ये टेंस सिचुएशन आप देख लेते हो ना, तो ये होता है कि भाई अब चले जाओ हिंदुस्तान, वतन जाना है अब तो वो सिनेरियो था। अब ये टेंस सिचुएशन नहीं देखनी। तीसरी गाड़ी इमिग्रेशन चलो हो गया बड़ी मुश्किल से, जैसे तैसे करके वीजा। आपकी फ्रेंड जो प्रियंका, उनका भी हो गया, उनका भी हो गया, वो जेन्युइन केस था एक। ओके भाई आप जब जा ही बार्सिलोना रहे हो, आपके पास बोर्डिंग पास बार्सिलोना तक का है, तो ऑटोमेटिक स्टैम्प ही तो मानोगे आप उसको। हमें थोड़ी ना पता था कि एयर स्पेस बंद हो जाएगा कतर में। एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है। मतलब उन्होंने बड़ा, शी वाज वेरी मच कन्विंसिंग, यू कैन ट्रीट इट एज अ स्टैम्प, एंड दे वर आल्सो क्वाइट, मतलब वो बहुत, उनको भी पता था कि इन लोगों को जाने दो, सिचुएशन बहुत टेंस है। वहां से निकलते हैं, आगे जाके टोल आता है, देन थर्ड कार, तीसरी गाड़ी के अंदर हम लोगों का लगेज, हम लोग तीसरी गाड़ी में, लैंड क्रूजर्स आती है वहां पे बड़ी बड़ी, तीसरी गाड़ी में हम लोग लगेज। और उस दौरान ना हम लोगों के पास इतनी हिम्मत नहीं बची थी, ताकत नहीं बची थी कि हम वो लगेज 20-25 किलो का जो है ना वो उठा सके। तो जैसे तैसे करके सोए तो थे नहीं, 6-7 दिन नींद तो आती नहीं थी। नींद आती थी तो लगता था कि कोई अगर दरवाजा भी खटखटाता था ना कोई, तो ऐसा लगता था कोई मिसाइल ना गिर गई हो, अटैक हो गया। ठीक है। 7-7.5 घंटे का सफर वहां से हम तय करके पहुंचे रियाद। शाम के 7-7:30 बजे रियाद पहुंचे। अपार्टमेंट लिया, बढ़िया सा अपार्टमेंट था, सुपर लग्जरी अपार्टमेंट मिलते हैं वहाँ पे स्टे किया। फैमिली तो बनी गए थे हम लोग सारे। एग्जैक्टली। अगले दिन किसी की फ्लाइट 7 बजे की, किसी की फ्लाइट 2 बजे की, किसी की फ्लाइट 5 बजे की। एक पर्टिकुलर फ्लाइट में रियाद टू इंडिया या रियाद टू जेदा, एक पर्टिकुलर फ्लाइट में 2 टिकट्स ही अवेलेबल नहीं थी। किसी में 1 टिकट, किसी में 2 टिकट, कोई और टाइम। चलिए जी, अगले दिन पहुंच गए एयरपोर्ट के लिए। जैसे मेरी फ्लाइट 2 बजे की थी, तो सुबह 10 बजे तक दिखा रहा है प्रोसेसिंग। मैंने कहा यार एयरपोर्ट भागो। उस रात को रियाद में यूएस काउंसुलेट पे अटैक हो गया था, मिसाइल गिर गई थी। हमें लगा यार ये तो एयर स्पेस बंद ना कर दे, बट गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट थी कि मुझे अपने पैसेंजर्स को परेशान नहीं करना, क्योंकि रियाद से मैक्सिमम जो लोग जाते हैं वो जेदा के लिए जाते हैं, जो एक होली प्लेस है, मक्का मदीना। राइट, दैट इज करेक्ट। ठीक है। तो हमने कहा हम लोग यहाँ से जो फ्लाइट्स लेंगे ना वो जेदा की लेंगे। इंडिया की जो फ्लाइट्स थी वो कैंसिल हो रही थी, और उस दिन जिस दिन हम लोगों की फ्लाइट थी, उस दिन करीबन 70 से 75 फ्लाइट्स रीशेड्यूल और कैंसिल हुई। तो हम लोग वहां से गए जेदा।
मेरे पहले जितनी भी जेदा की फ्लाइट थी 5 फ्लाइट्स मेरे सामने सामने कैंसिल हुई है। जब तक बोर्डिंग नहीं हो गई ना, जब तक हम बस में ना बैठ गए तब बोर्डिंग तक के लिए, विश्वास नहीं तब तक हम लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि यार ये फ्लाइट भी जेदा के लिए जाएगी, क्योंकि सिनेरियो यही था, अनसर्टेन सिनेरियो था। जेदा पहुंचते हैं, उसके बाद जेदा से हम लोगों की फ्लाइट थी, हज टर्मिनल से अकासा एयर की फ्लाइट चलती थी रात के 12 बजे, जो जितने हज करके जो आते हैं उन लोगों के लिए फ्लाइट थी। उस फ्लाइट से अगले दिन रात के 12 बजे चले, इंडिया पहुंचे सुबह 7 बजे मुंबई। 4-5 घंटे एयरपोर्ट पे लगा के कि भाई देश में आ गए अब हो जाएगा सब लॉन्च कुछ में ठीक। बैठ जाओ, तो रिलैक्स करा थोड़ा सा, माइंड को माइंड चिल कर। देखिए रिलैक्स तो आदमी तभी होता है जब एक बार घर पे आ जाए, क्योंकि ये सच है। वो सिनेरियो इतना मतलब टेंस हो जाता है कि अगर आप सो भी रहे हो तब भी आपके दिमाग में ना मिसाइल है। ठीक है। तो 3-4 बजे घर पे जब आते हैं तो घर वालों को बेसिकली टेंस ना एक पारिवारिक सदस्य नहीं होता उस दौरान, पूरा परिवार ही टेंस होता है। लेकिन एक चीज मैं जरूर बोलूंगा, और ये चीज मैंने सीख ली है कि जो 6-7 दिन जो टेंस जो सिचुएशन थी ना, मैंने अपनी लाइफ के अंदर एक ही उसूल बना लिया है कि उस दौरान जिस आदमी का मेरे पास व्हाट्सएप आया या कॉल आया, वो ये या मेरे घर के पास या मेरे घर वालों के पास, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना कि यार इसको क्या परेशान करूंगा, बेचारा पहले ही बहुत परेशान, वो क्या करता है हम लोगों को फोन नहीं करेगा, वाइफ को कर लिया, बच्चों को कर लिया, माँ बाप को कर लिया। उस दौरान जिसने पूछा है वो तो मेरी फ्रेंड लिस्ट में है। मैंने आने के बाद 220 लोगों को इंस्टाग्राम और फेसबुक से ब्लॉक कर दिया कि उस 6 दिन में अगर आपको मेरी याद नहीं आई ना, तो लाइफ टाइम मेरे को आपकी याद नहीं आएगी। वो डिलीटेड है, मतलब क्रॉस है। अगर भगवान भी आके बोले ना कि इससे बात कर ले, तो उससे बात तो कर लेंगे लेकिन साथ नहीं देंगे, क्योंकि टफ सिचुएशन में आपको पता लगता है कि कौन आपके साथ खड़ा है और कौन आपके साथ नहीं खड़ा। क्योंकि 220 लोग अगर मैंने हटाए है ना, तो 220 परिवार मैंने बना लिए वर्ल्ड वाइड, शायद ज्यादा ही। अब मुझे ये पता है कि मेरा एक दोस्त अगर सिंगापुर से आएगा या पैलेस्टीन से आएगा, ईरान से आएगा या अमेरिका से आएगा, तो उसको होटल में नहीं रहना, उसके लिए घर है ये। और मुझे पता है कि अगर मेरे को अमेरिका जाना है या मेरे को सिंगापुर जाना है, मलेशिया जाना है ना, तो मेरे को होटल में रहने की जरूरत नहीं है, वो मेरे को रहने ही नहीं देगा होटल में। तो वो परिवार बन चुके हैं, वो प्यार डेवलप हो चुका, वो हो चुका है। देखिए टफ सिचुएशन में आपका जो परिवार बनता है उससे वो एक, अच्छा हमारे साथ जो वरुण कृष्णन जी थे, जैसे मैं बता रहा हूँ, बहुत सुलझा हुआ शख्स, मैं जब पहली बार मिला, बहुत सिंपल आदमी, मुझे आने के बाद पता लगा इतना बड़ा टेकी है वो, इतनी मीडिया उसको कवर कर रही है। ऐसे लोग भी मिलते हैं, उसको कहते हैं मीटिंग बाय चांस। और आज भाई से ज्यादा हुए, जब आप अनजान देश में साथ में रह लेते हैं, ट्रेवल कर लेते हैं, खाना खा लेते हैं, बात कर लेते हैं, तो उससे वो लाइफ लॉन्ग याद रहता है। अंकित सर, यू आर ऑनरेरी ट्रेड कमिश्नर राइट ऑफ इंडियन ईयू ट्रेड। आपसे लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, क्या यही रीजन है कि आप इजीली यहाँ पे आ गए इंडिया? नहीं सर, नहीं। इंडिया ईयू ट्रेड काउंसिल में मैं ये जरूर बोलूंगा कि जो हम लोगों के जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर आसिफ इकबाल जी, या जो वाइस प्रेसिडेंट है डॉक्टर वली, ये हमारे वाली काशवी जी, इन लोगों का हमारे को सपोर्ट मिला। लेकिन इनका सिर्फ एक ही चीज़ थी, हम लोगों के साथ काफ़ी सारे लोग थे और हम लोग थ्रू चैनल जाना चाहते, हम लोग भी ऐसे आए जैसे नॉर्मल आदमी आया। इसमें ऑनररी ट्रेड कमिश्नर वाली जो चीज़ है या जो पावर्स है, वो हम लोगों को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होती ऐसी सिचुएशन में। हम लोग भी एक नॉर्मल इंसान है, हम लोग भी एक नॉर्मल लोग हैं जो सालवा रूट के थ्रू जो जैसे लोग जा रहे थे या जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वैसे ही हम लोग गए। हमारी एक ग्लोबल डायरेक्टर है जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनके पास वैलिड यूएस पासपोर्ट नहीं था या शेंजन पासपोर्ट, ये शेंजन वीजा नहीं था, यूएस वीजा और शेंजन वीजा नहीं था, वो नहीं आ पाई, वो अभी तक वहीं पे स्टक है। हम लोग मदद कर रहे हैं। मैंने आने के बाद इन एम्बेसीज में बोला, मैंने कहा जिस तरीके से बाकी नेशनल्स, बाकी कंट्रीज अपने सिटीजन्स को निकाल रही है, यू कैन ऑल्सो अडॉप्ट द सेम प्रोसीजर। और सब देखिए एक ही चीज़ है, आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपको जो टूरिस्ट है उसको निकालना है या जो वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट्स है, इंडियंस हु आर सेटल्ड ओवर देयर, उनको निकालना है। मेरे हिसाब से मेरी गुजारिश यही रहती है कि जो टूरिस्ट गया है ना, वो किसी न किसी काम के लिए गया है, वो देश घूमने के लिए गया है या किसी काम के लिए गया है, वो ट्रांजिट में फंस गया, उनको पहले निकालिए। इंडियंस एज अ होल निकालने तो सबको ही है, लेकिन प्रेफरेंस आपको देखनी पड़ेगी कि कौन किस मकसद के लिए गया है, जाने से क्योंकि हम लोग टैक्स पेयर्स हैं। ठीक है सर, एब्सोल्युटली करेक्ट।
जाने से पहले मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ आपसे। इतना सब कुछ हो गया, आपने इतना कुछ फेस कर लिया, ग्राउंड चेक देख लिए, सब कुछ देख लिया आपने, बट इन केस आपको इस पूरे किस्से में ट्रैवल इंश्योरेंस का दिमाग में आया कि दैट बकवास, ठग्स है ट्रैवल इंश्योरेंस की कंपनीज, इनसे बड़े चोर कोई नहीं है। मैं तो एक ही चीज कहता हूं, फ्लाइट क्रैश हो गई, सरकार आपको पैसा दे देगी। कोई 2 करोड़, कोई 4 करोड़, कोई 5 करोड़, पीछे देखा है भाई। आपका अगर बैगेज अगर खो गया तो कोई कुछ नहीं देगा, आपका पासपोर्ट खो गया तो कोई कुछ नहीं देगा। मेरा ब्रदर, हम लोग यूरोपियन पार्लियामेंट विजिट में गए थे इन द मंथ ऑफ नवंबर, तो उसका पासपोर्ट हो गया, उसने इंश्योरेंस के लिए क्लेम में डाला, रेपुटेशन आ गया। रेपुटेशन मीन्स आउटराइटली रिजेक्टेड। देखिए, इंश्योरेंस कंपनी पैसा कमाने के लिए बैठी है, वो पैसा देने के लिए थोड़ी ना बैठी है। मैंने अभी इनका ट्रिप कर्टेलमेंट होता है या ट्रिप डिले होता है, तो मैंने उसके अंदर क्लेम अपना लॉन्च किया। भाई ट्रैवल इंश्योरेंस किस लिए? आपका या तो पासपोर्ट होगा, या बैगेज खोएगा, या आपका ट्रिप लॉस होगा, या ट्रिप डिले होगा। तो मैंने उसके अंदर करा, तो उसके अंदर एक कंडीशन आ गई, वी डोंट कवर वॉर एंड टेररिज्म। अरे भाई, तुम कवर क्या करते हो वो बता दो। करोड़ों लोग जाता है डेली की, हर साल करोड़ों लोग जाता है, टूरिस्ट, कोई घूमने जाता है, कोई बिजनेस करने जाता है, कोई कुछ जाता है। 300 रुपए से लेके 30,000 रुपए तक की पॉलिसीज है। जो बिजनेस क्लास में ट्रेवल करता है वो कहता है यार मैं 300 वाली पॉलिसी नहीं लूंगा, मैं उसमें तो $10,000 है, मैं तो पॉलिसी लूंगा 5,000 10,000 वाली। अरे मिलेगा कुछ नहीं आपको इंश्योरेंस पॉलिसी से। आप इनसे डेटा लीजिए ना कि इन लोगों ने कितनी साल के अंदर ये पॉलिसी करते हैं और कितने लोगों को इन लोगों ने एक्चुअली क्लेम सेटल किया है। मैं रेपुटेशन लेटर में दे दूंगा। रेपुटेशन लेटर मीन्स कि आउटलाइट रिजेक्टेड। अरे तो भाई ट्रेवल पॉलिसी कर क्यों रहे हो भाई? तुम पागल बना रहे हो क्या? देखिए, इंडिया में ना गवर्नमेंट से ज्यादा जो सिटीजन है ना, हम लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, उन लोगों में बहुत बड़ी कमी है। यहाँ पॉपुलेशन को ठगने के लिए बैठे हैं लोग। बजाज जनरल इंश्योरेंस में तो नाम बोल देता हूं। अरे भाई, रेपुटेशन लेटर किसके लिए दे रहे हो? गवर्नमेंट ऑफ कतर से सीखो ना ये चीज। जिन लोगों ने ट्रेवल, आपका होटल, खाना सब फ्री कर दिया, और तुम लोगों से ये एक्सपेक्ट हम करें? अगर नहीं भी कवर होता तो भी देना चाहिए था। मैं तो कहता हूं लेनी नहीं चाहिए ट्रेवल इंश्योरेंस। आजकल जितने भी पोर्टल्स है, चाहे मेक माई ट्रिप हो गया, चाहे आपका ये अगोड़ा हो गया, चाहे जितने भी, चाहे स्काई स्कैनर्स पे जितने भी, नीचे लास्ट में ऑप्शन आ जाएगी ट्रेवल इंश्योरेंस, 100 रुपए 200 रुपए। वो बेकार है भाई। 200 रुपए इससे बढ़िया किसी गौशाला में गाय को चारा डाल दो, या किसी गरीब को खाना खिला दो। वो 300 रुपए का वो आपके लिए बेनिफिट दे जाएगा आपको कि आपने कुछ भला किया है। इन ठगों को देने से बढ़िया तो। और जितनी भी ट्रेवल इंश्योरेंस की कंपनी सुन रही हो ना, इसको प्लीज ध्यान से सुन लीजिए, इसको कि मेंशन कर दीजिए कि भाई क्या क्या चीजें इसके अंदर कवर होती है और क्या क्या चीजें नहीं कवर होती है, और इसके अंदर क्लॉजेस क्या है। क्योंकि क्लॉजेस तो आप इतने से लिख देते हो कि वो लेंस से भी आदमी उठाएगा ना, तब भी नहीं पढ़ पाएगा। सर ये ठग्स है, सीरियसली ठग्स है। ठीक है सर, एंड आई होप ऑडियंस ने जहां तक पॉडकास्ट देख लिया, काफी कुछ उनको पता लग चुका होगा कि जिस शख्स के साथ हमने आज पॉडकास्ट करा, उन्होंने A to Z जो रियलिटी है वो सब कुछ शेयर की है। एंड इट्स एन ऑनर टू हैव अ पॉडकास्ट विद यू सर। बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि आपने जिस तरीके से चीजें खुलकर, एक कह लीजिए फ्रीडम ऑफ स्पीच के तरीके से आपने चीजों को समझाया, बिना किसी डर के, क्योंकि डर तो रहेगा नहीं जो इंसान ऐसी चीजें फेस कर चुका हो। देखिए, हम लोगों का, देखिए आज हम खुल के क्यों बोलते हैं, हम लोगों को इंडिया को अमेरिका से ऊपर लेके जाना। आज सुपर पावर, आज अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहती है, और हम लोगों को इंडिया को देखना है कि भाई आज इंडिया कुछ टाइम बाद ये बोले कि अमेरिका को वो डिक्टेशन होनी चाहिए कि भाई तू जो है ना, तू ऑयल यहां से खरीद ले। मोदी जी नहीं सुनेंगे कि ऑयल रशिया से खरीद लो। आज ही अभी रशिया ने ऑयल प्राइसेस बढ़ा दिए। अरे भाई, ये बिजनेस है, दिस इज नॉट वॉर, दिस इज बिजनेस। हम लोगों को समझना चाहिए। और ये मीडिया से भी मेरी गुजारिश है कि आप लोगों को ना सच दिखाइए। आप कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों की कवरेज करके ना, जो वो एक्सपर्ट्स होते हैं वही एक चीज बार बार घुमाते, ग्राउंड रियलिटी पे जाइए, ग्राउंड रियलिटी दिखाइए। नॉर्मल आदमी के पास जाइए, जितना ज्ञान वो दे सकता है ना, ये लोग किताबी कीड़े नहीं दे सकते। परफेक्ट सर, एंड आई होप ऑडियंस आपको मजा आया और आप तक वो जो मुद्दा है जिस पे हम बात कर रहे हैं वो पहुंच चुका हो, जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं। एंड मिलते हैं आप लोगों से एक ऐसे ही थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक पर। This is Shubhi signing off from our podcast, and thank you so much again, Ankit sir. Thank you everyone. Thank you so much.